नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। तो वहीं देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध मदरसों पर एक्शन में धामी सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। तो वहीं बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा बयान, जहां पिछले 15 दिनों में 52 अवैध मदरसे सीज किए गए। केवल विकास नगर में 12 मदरसों पर हुई कार्यवाही। सीएम धामी बोले, कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। तो वहीं आपको बताते चले, अब एक्शन में है धामी सरकार, जहां मदरसों पर अब एक्शन लिया जा रहा है। 12 आपको बताते चले, पिछले 15 दिनों में 52 अवैध मदरसे पर एक्शन हुआ, जहां और ये साथ ही एक्शन जारी रहेगा। पिछले 15 दिनों में 52 अवैध मदरसे सीज किए गए हैं। केवल विकास नगर में 12 मदरसों पर हुई है कार्रवाई। तो वहीं आपको बताते चले कि बड़ी खबर, जहां अवैध मदरसों पर एक्शन में है अब धामी सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान, जहां पिछले 15 दिनों में 52 अवैध मदरसे पर एक्शन लिया गया। अभी भी जारी रहेगी कार्यवाही। तो अवैध मदरसों के खिलाफ अब धामी सरकार एक्शन मोड में। करीब पिछले 15 दिनों में 52 मदरसों पर एक्शन लिया गया। आगे भी कार्यवाही जारी रहने की उम्मीद। फिलहाल अगली खबर में आपको बताते चले, देहरादून के रिंग रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ उत्तराखंड के पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में 1579 आरोग्य मंदिर है। वहीं सीएचओ के साथ ऐसे केंद्र में एनएनएम, आशा और योग शिक्षक तैनात किए जाएंगे। साथ ही हर गांव में स्वास्थ्य चौपाल लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले बुखार की एक गोली के लिए आमजन को लंबी दौड़ लगानी पड़ती थी। अब 1500 सीएचओ की तैनाती से ये समस्या खत्म हो गई है। तो वह उत्तराखंड के गांवों में 12 तरह की सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 30 मार्च तक विभिन्न मेडिकल कॉलेज में 1500 नर्सिंग अधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का, कि हमारी सरकार ने अभी तक 1500 सीएचओ की नियुक्ति कर चुकी है। और जब से हमने सीएचओ भेजे हैं हर आरोग्य मंदिर में, तब से हमारे सीएचओ लोगों ने अभी तक 25 लाख से ज़्यादा लोगों की जो है वहाँ जांचें कराए हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। और जो भारत सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की, उनको क्रियान्वयन किया है। और आज हमारे जितने सीएचओ हैं उनका पहला अधिवेशन था। मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से उनको बहुत बधाई दे रहा हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी जो 117 लोग और लगने हैं, उनकी भी इसी महीने में हम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि जब से हमारे सीएचओ लोग जो है स्वास्थ्य विभाग में आए हैं, तब से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है काम हो रहा है। आज प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से 13 के 13 जनपदों से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। माननीय मंत्री जी का उन्होंने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और शायद इतने जो दूरस्थ क्षेत्रों से हमारे साथी आए हैं, उन्हें मंत्री जी से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी समस्याओं पे, हमारे सुरक्षित भविष्य पे अहम फैसला लेंगे और सरकार में एक ऐतिहासिक फैसला होगा समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के बेहतर भविष्य के लिए। मुख्य कुछ मांगे जो आपने उनके समक्ष आज रखी? हमारे वेतन और इंसेंटिव को लेके मेन समस्या रहती है। हमारी महिला साथियों को समस्या रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी महिला साथियों के साथ रहने, खाने और गांव में कई प्रकार की समस्याएं होती है। और हमारा जो एक आपने देखा होगा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भारत सरकार एनएचएम भारत सरकार ने समस्त प्रदेशों को कैडर निर्माण कर अपने स्वास्थ्य विभाग में एक परमानेंट पद पर कैडर निर्माण कर परमानेंट पद पर काम करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दे दिए हैं। प्रथम महाधिवेशन महासम्मेलन सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ उत्तराखंड द्वारा आयोजित किया गया था। पिछले लगभग 2018 से हमारे लगभग 1400 से 1500 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी दूरस्थ क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहां
स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचना बहुत असंभव सी बात थी, आज वह संभव हो पाया है माननीय मंत्री जी के कारण। इस अधिवेशन और सम्मेलन का कार्यक्रम का उद्देश्य जो था हमारा कि हम सब CHOs को, सारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को एक मंच पर इकट्ठा कर सकें, एक एकता का उद्घोष कर सकें, एक एकता के साथ इस मंच से जोश भरी आवाज में CHO संघ को आगे ले जा सकें। आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह जी रावत उपस्थित हुए। हमारे द्वारा उन्हें समस्याओं के बारे में बताया गया। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे वेतन और इंसेंटिव में विसंगतियां हैं उसे जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए। तो वहीं आपको बताते चले एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जलाने पर विवाद। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की मीडिया को नसीहत, ऐसी खबरें दिखाने से सामाजिक बुराइयां बढ़ती है। मीडिया की ऐसी घटनाओं को तूल न देने की दी सलाह। तो भाई आपको बताते चले बड़ी खबर, जहां सुबोध उनियाल ने, अपने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया को दी नसीहत। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी खबरों को तूल ना दे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपको बताते चले, ऐसी खबरें दिखाने से सामाजिक बुराइयां बढ़ती है, ऐसा सुबोध उनियाल ने कहा। मीडिया को ऐसी नसीहत दी उन्होंने कि ऐसी खबरों को तूल ना दे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जलाने पर यह विवाद हुआ। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की मीडिया को नसीहत, ऐसी खबरें दिखाने से सामाजिक बुराइयां बढ़ती हैं। मीडिया को ऐसी घटनाओं को तूल न देने की दी उन्होंने सलाह। समाचारों का जब आप तवज्जो नहीं देंगे तो ऐसे लोग खुद ही डिमोलाइज हो जाएंगे। उनको तो मजा आता है कि मीडिया पे उनको जगह मिल रही है। ऐसे लोगों को मैंने कहा है कई चीजों में, मैंने कहा समाज की कुछ बुराइयां हैं, जैसे आत्महत्या, इनको मैं समझता हूँ मीडिया जितना इनको रोकने का काम सेंसर करेगा उतना बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने से बचा जा सके। क्योंकि बच्चे थे, माँ ने डांटा, अखबार में खबर आई कि माँ ने डांटा, लड़के ने आत्महत्या कर दी, तो इससे कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों को ये इस बारे में सब करने का मौका मिलता है। इसी तरह तमाम ऐसी चीजें हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, जिनको आप एक्शन तो लीजिए, पर मैं समझता हूं उसको जितना आप पब्लिक करेंगे उतना इस तरह की बातें ज्यादा बढ़ेगी। तो वहीं आपको बताते चले सुबोध उनियाल की मीडिया को नसीहत। तो वहीं देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जन सेवा केंद्र में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया। वहीं तमंचे की नोक पर लूट का मामला सामने आया। बदमाशों ने 3.5 लाख की लूट को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी घटना। अब तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वाणी बिहार स्थित जन सेवा केंद्र का ये पूरा मामला, तो आपको बताते चले जन सेवा केंद्र में दिन दहाड़े लूट का पूरा मामला, जहां तमंचे की नोक पर बदमाशों ने लूटे 3 लाख रुपए। तो वहीं अब तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वाणी विहार स्थित जन सेवा का ये पूरा मामला, जहां ये लूट को अंजाम दिया गया जन सेवा केंद्र में, दिन दहाड़े हुई ये लूट, जहां तमंचे की नोक पर लूट का ये पूरा मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में पूरा मामला कैद हुआ। जन सेवा केंद्र में दिन दहाड़े लूट। तो आपको बताते चले जन सेवा केंद्र में ये दिन दहाड़े लूट का पूरा मामला सामने आया है, जहां तमंचे के नोक पर लुटेरों ने लूटी पूरी दुकान। तो वहीं चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। इसके लिए परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए हमारे पास लगभग 18,000 गाड़ियां उपलब्ध है। हम टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर और टेम्पो ट्रैवलर्स एसोसिएशन के साथ बैठ कर रहे हैं, ताकि तीर्थ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके। चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने चेक पोस्टें जो हमने स्थापित करी हैं वो हाईटेक चेक पोस्टें हैं। वही गाड़ियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा जिनका ग्रीन कार्ड बना हुआ है और ट्रिप कार्ड में उनकी ड्राइवर की और सारे यात्रियों की इन्फॉर्मेशन है। जो भी बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आएगा उसको चारधाम यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा।
इसके अलावा लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से डूज एंड डोंट, क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में सबको सूचना दी जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो चारधाम यात्रा 2025 है बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, यात्रियों लोग प्रसन्न भी रहे और कंफर्टेबल यात्रा उनको सही। तो वहीं होली जुम्मे की नमाज और ईद के मद्देनजर एसएसपी प्रेमचंद सिंह डोभाल ने देर शाम ऑनलाइन बैठक कर जिले में पुलिस अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। तो वहीं बैठक में उन्होंने थाना पुलिस और अभिसूचना इकाई को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए। तो वहीं एसएसपी ने स्पष्ट किया कि माहौल बिगड़ने की किसी की कोशिश पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। तो इन संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तो वहीं होली के पर्व को लेकर हरिद्वार में एसएसपी प्रेमचंद सिंह डोभाल ने शहर वासियों से शांति और सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि होली एक खुशियों का और भाईचारे का पर्व है, इसे शांति पूर्वक मनाया जाए और किसी भी प्रकार के हुड़दंग से बचा जाए। तो वहीं एसएसपी डोभाल ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया कि यदि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का या उल्लंघन का सामना हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें और कानून अपने हाथ में ना ले। 13-14 मार्च को होली का दहन और उसके बाद होली का महान पर्व हम लोगों के सामने है। मैं समस्त हरिद्वार वासियों को, समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस होली के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और मैं यह भी अपील करता हूं कि इस त्यौहार को, इसकी गरिमा को बहुत ही सौहार्दपूर्वक मनाएं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हुड़दंग से बचें और एक अच्छे माहौल में पूरे सामाजिक सौहार्द के साथ, सामाजिक समरसता के साथ इस कार्यक्रम को मनाएं। और इसमें अगर किसी प्रकार का किसी को कोई व्यवधान नज़र आता है या कि उन्हें लगता है कि इसमें किसी के द्वारा उनके खिलाफ या कुछ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है तो वो तत्काल पुलिस को सहयोग करें, पुलिस के संबंध में बताएं, जो भी आगे की कार्रवाई है पुलिस को। तो वहीं देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां शहर काजी की होली को लेकर अपील। शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने मुसलमानों से की है अपील, होली में 3-4 घंटे तक सड़कों पर न निकले, बच्चे ना समझी में रंग डाल दे तो विवाद ना करे, रंगों में पानी और कपड़े आपको ना डाले। वहीं होली और जुम्मा शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। तो वहीं आपको बताते चले शहर काजी की होली को लेकर अपील, होली या और जुम्मा शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाए, होली में 3-4 घंटे सड़कों पर ना निकले। तमाम अइम्मा हजरात, मसाजिद के इमामों से गुजारिश है कि होली जैसा त्यौहार जुमे के रोज़ पड़ रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि आपस में कोई टकराव न होते हुए और प्रशासन की दरख्वास्त पर प्रशासन से हमसे दरख्वास्त की है कि अपनी जुमे की नमाज हम 2:30 बजे अदा कर लें ताकि होली के त्यौहार को 2 बजे तक हम समाप्त कर दें और जो शुरू फितने से ताकि हमारी सबकी हिफाजत रहे और हम महफूज रहें। इसलिए गुजारिश है कि जुमे की नमाज हम 2:30 बजे अदा करें। तो वही रंगों के त्योहार होली के मौके पर बीती शाम आपको शोनाबाद स्थित विकास भवन में एक सामूहिक होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोणे के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। तो वही मुख्य विकास अधिकारी ने सभी से प्राकृतिक रंगों के उपयोग और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। इस मौके पर सभी लोगों ने, आपको बताते चले, विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उल्लासपूर्वक होली का आनंद लिया गया। तो वहीं हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट में एक अनोखी और अत्याधुनिक होली का आयोजन किया गया, जिसमें मां भवानी शंकर नंदगिरी ने चिता की राख से होली खेली। ये आयोजन पारंपरिक रंगों के साथ चिता की राख का उपयोग करके किया गया, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक मानी जाती है। इस आयोजन के दौरान मां भवानी ने कहा कि शमशान की होली आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मा
साक्षात्कार की साधना का हिस्सा है। इस अनूठी परंपरा का उद्देश्य जीवन के नश्वरता और मृत्यु के रहस्य को दर्शाना है। मां भवानी ने इस साधना के माध्यम से शमशान के महत्व को समझाया और बताया है कि यह आत्मा के उत्थान और ब्रह्मा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का एक खास तरीका है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई है, जिसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें 13, 14 और 15 मार्च से प्रदेश में कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इसमें अधिकांश गढ़वाल के जिले और कुमाऊं के भी कुछ जिले शामिल है। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेन, थंडर स्टॉर्म और एक्टिविटी भी की भी संभावना है। बारिश देखने को मिलेगी, बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश, इस तरह के ज़्यादा है। एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। तो जो अभी तापमान थोड़े बढ़े हुए हैं 1-8 डिग्री, तो अभी 1-2 दिन में और आप देखेंगे कि उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन जब बारिश की एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर वापस जो है वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि शुरू में भी मार्च के या फरवरी एंड में हमको एक अच्छी स्पेल मिली थी, उससे जो टेम्परेचर थोड़े बढ़ रहे थे तो वो भी ख़त्म हुआ, वो भी सामान्य के आसपास आ गए थे फिर उसके बाद से। और अभी भी तापमान देखें तो कुछ जगहों में बिल्कुल सामान्य के आसपास है। हाँ, कुछ स्टेशन है जहाँ पे कि थोड़ा 1 से 2 डिग्री तक जो है वो सामान्य से ऊपर है, 2 डिग्री तक के आसपास आप कह सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास पर 11 बजे से होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री आवास पर पहाड़ों से टीमें आई और होली का गायन किया गया। वहीं इसके अलावा सीएम धामी ने बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों और कार्यकर्ताओं संग भी होली मनाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही साथ शांति प्रिय व सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। ढोल नगाड़े बजाते हुए आपको नजर आ रहे हैं और साथ होली मनाते हुए सीएम धामी। तो वहीं सीएम धामी आपको दिखे ढोल नगाड़े बजाते हुए लोगों के साथ गुलाल लगाकर होली खेलते हुए भी नजर आए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि शांतिपूर्वक इस होली को मनाया जाए और साथ ही उन्होंने लोगों से रंग खेले और होली का त्योहार एक शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की सबसे अपील की। सीएम आवास पर होली कार्यक्रम, जहां सीएम ने प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही तिलक लगाकर सभी को होली की बधाई भी दी। सीएम धामी के आवास पर होली का कार्यक्रम आयोजित।
सीएम ने प्रदेशवासियों को होली की दी शुभकामनाएं, शांति प्रिय त्योहार मनाने की अपील की। सीएम धामी आवास पर होली का ये कार्यक्रम। शांति प्रिय त्योहार मनाने की अपील। सभी को तिलक लगाते नजर आ रहे हैं सभी सीएम धामी को। तिलक लगाकर पुष्प देकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सीएम आवास पर ये होली का आयोजन। सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही लोगों से शांति प्रिय त्योहार मनाने की अपील सीएम धामी ने की। सभी को रंग गुलाल टीका लगाकर सीएम धामी होली की बधाइयां देते हुए सीएम धामी के आवास पर होली का त्योहार मनाया गया, जहां सीएम धामी ने सभी को तिलक लगाकर होली की बधाई दी। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से और होली मनाने की लोगों से सीएम ने अपील भी की। साथ ही आपको बताते चले सीएम धामी के आपको आवास पर होली का यह आयोजन किया गया, जहां सभी मंत्री लोग वहां उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने होली भी सीएम धामी के साथ मनाई। सीएम धामी को लोगों ने तिलक लगाया। सीएम ने भी सभी आवास पर पहुंचे अतिथियों का स्वागत किया, उन्हें तिलक लगाया, उनके साथ होली खेली। तो वही आपको बताते चले एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां बीजेपी कार्यालय देहरादून में होली मिलन समारोह में सीएम धामी रहे मौजूद। बीजेपी ने होली मिलन समारोह का किया आयोजित। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होली मिलन में लिया भाग। तो इस समारोह में बीजेपी नेताओं ने एकता का दिया संदेश। तो इस समारोह में बीजेपी नेताओं ने एकता का संदेश। समारोह में सीएम धामी भी रहे मौजूद, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलन होली में भाग लिया। समारोह में बीजेपी नेताओं ने एकता का संदेश दिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।